हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। तो लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फंक्शन की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है। ठीक है, यानी कि कौन कौन से फंक्शन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो जब हम फंक्शन की क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले उसके कुछ मेन ब्रांच को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे अलजेब्रा के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्राइक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। तो इसी तरह से जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट है हमारा ये है अलजेब्राइक फंक्शन, यानी अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा, राइट। तो आइए देखते हैं अलजेब्राइक फंक्शन को। तो सबसे पहले देखिए अलजेब्राइक फंक्शन बेसिकली होता क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या है कि अ फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली अलजेब्राइक ऑपरेशन। अगर हम अलजेब्राइक ऑपरेशन की बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 4 बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशंस है, और वो क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना। यही 4 बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशंस हमारे पास है जो हम किसी भी पार्ट में अप्लाई करते हैं अलजेब्रा में। ठीक है ना, तो ये 4 बेसिक्स ऑपरेशंस है जो अलजेब्रा के अलावा दूसरे पार्ट में भी यूज होता है, लेकिन इस चारों को हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशंस, है ना। तो देखिए यहां पे क्या है कि अ फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली अलजेब्राइक ऑपरेशन, एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्राइक ऑपरेशन को ही इन्वॉल्व करता हो, है ना। एंड फ्रैक्शनल और रेशनल एक्सपोनेंट इन द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इसके बाद क्या होंगे? इसके बाद आपका जो डिफरेंट टर्म्स होंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसमें जो पावर्स होंगे, है ना, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? तो देखिए अब एक बार कंप्लीट डेफिनेशन देखते हैं। तो कंप्लीट डेफिनेशन है अ फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली अलजेब्राइक ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, एज वेल एज फ्रैक्शनल और रेशनल एक्सपोनेंट in a single independent variables called the algebraic function। क्लियर है? तो अलजेब्राइक फंक्शन बेसिकली क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्राइक ऑपरेशन को इन्वॉल्व करती है, और वो भी सिंगल वेरिएबल में, और उसके अलावे अगर उसमें होंगे तो उसके जो पावर्स है वो हो सकते हैं, और वो जो पावर्स होंगे वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि जो हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है वो कितने तरह से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए हमारा पहला टाइप्स है रेशनल फंक्शन एंड सेकेंड टाइप्स है इरेशनल फंक्शन। क्लियर है? तो अलजेब्राइक फंक्शन भी 2 टाइप्स के हो गए, पहला रेशनल फंक्शन और दूसरा इरेशनल फंक्शन। तो अब देखिए जैसे ही हम रेशनल का नेम लेते हैं तो हमारे सामने कौन से नंबर्स आ जाती है? रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और रेशनल नंबर क्या होता है कि अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम वैसे ही है यहाँ पे रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन क्या होता है? देखिए कि अ फंक्शन which is in the form of p of x by q of x, where q of x should not be equal to 0 and px and qs equal to polynomial function। ठीक है, तो देखिए सेम ऐसा ही नहीं है कि अब रेशनल फंक्शंस क्या होंगे कि एक ऐसे फंक्शन जो p of x डिवाइडेड बाय q of x के टर्म में हो।
ठीक है ना। और जो p ऑफ x और q ऑफ x है, ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, राइट। और जो q ऑफ x होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है, क्योंकि अगर q ऑफ x 0 हो गया तो जो फंक्शंस है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जैसे हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे, क्या ठीक उसी तरह से नहीं है रेशनल फंक्शन, है ना। अब देखिए सिमिलर मैनर अगर हम इरेशनल फंक्शन की बात करेंगे तो इरेशनल फंक्शन भी क्या होता है, जिसे हम px बाय qx के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो रेशनल फंक्शन है और इरेशनल फंक्शन है, इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो p ऑफ x है और q ऑफ x है, ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि जिस फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस वेरिएबल्स के जो पावर्स होंगे वो आपका इंटीजर में होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप इसमें देख लीजिए रेशनल फंक्शन में कि कोई भी अगर ऐसा टर्म है जिसमें जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ रही है, अगर फ्रैक्शन में आ रही है तब वो रेशनल फंक्शन नहीं होगा, और अगर फ्रैक्शन में आ रही है तब वो कौन से फंक्शन हो जाएगा, इरेशनल। रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल, और इरेशनल नहीं होगा तो रेशनल। इट्स कंफर्म, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हमको ये पहचान में आ गया कि रेशनल फंक्शन है तो रेशनल फंक्शन होगा, और अगर रेशनल फंक्शन नहीं है तो कौन से होंगे, इरेशनल फंक्शन। क्लियर है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही नोटिस करने वाली पॉइंट है, वो क्या है कि जब हमने यहाँ पे रेशनल फंक्शन के बारे में जाना तो इसके कंडीशंस देखिए क्या क्या है। पहला तो है q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलिए ये तो बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो है वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। तो इसके लिए भी जो p ऑफ x और q ऑफ x है वो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल है तो रेशनल फंक्शन, और पॉलिनोमियल नहीं है तो इरेशनल फंक्शन। बस आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेशनल और इरेशनल की जो क्राइटेरिया होते हैं, जिस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि वो रेशनल फंक्शन है या इरेशनल फंक्शन है, वो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब बताइए बिना पॉलिनोमियल फंक्शन जाने हुए क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा रेशनल फंक्शन है और कौन सा इरेशनल फंक्शन है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो एक चीज और यहाँ पे साथ ही साथ समझिए, अब जो रेशनल फंक्शन है और इरेशनल फंक्शन है उसका रोल बस इतना ही है यहाँ पे, है ना, कि हम उसके फॉर्म को पहचान सके कि ये रेशनल फंक्शन है और ये इरेशनल फंक्शन है, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे और वहां पे अगर हमको दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए कि f(x) एक रेशनल फंक्शन है, तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि वो p ऑफ x बाय q ऑफ x के फॉर्म में होनी चाहिए, और p ऑफ x और q ऑफ x जो है ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस होना चाहिए। और पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ एनी डिग्री, वो किसी भी डिग्री का हो सकता है, ठीक है। तो अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और पॉलिनोमियल फंक्शंस जानते हैं और उसके बारे में डिटेल जानते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस दोनों का जो क्राइटेरिया है वो पॉलिनोमियल फंक्शन ही डिसाइड करती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन पे, ठीक है। तो अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन के डेफिनेशन से जानते हैं, है ना। तो देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, अ फंक्शन which is in the form of y equal to fx। और मैंने बताया था कि अगर हमें कोई भी जनरल फंक्शन को कंसीडर करनी है तो उसको जनरली हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू fx से, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं। कौन सा फॉर्म ले रहे हैं, जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं y इक्वल टू f ऑफ x। क्लियर। तो चलिए देखते हैं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, तो अ फंक्शन which is in the form of y इक्वल टू fx इक्वल टू a नॉट x रेज टू द पावर n प्लस a 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस
a2x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1x रेज टू द पावर 1 प्लस an x रेज टू द पावर 0 वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an belongs to real number and n belongs to positive integer, right? And a0 is not equal to 0 is called polynomial function of nth degree. क्लियर है? यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है ना, तब उस इक्वेशन से जो फंक्शंस होंगे उस फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, तो यहां पे हमने क्या बोला है? पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ nth डिग्री। और जो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ nth डिग्री होता है इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। तो अब देखिए इसमें जो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में है पावर जो x है ना, तो x के पावर देखिए कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ये nth डिग्री का है तो x का पावर n से स्टार्ट हो रही है और कंटिन्यू डिक्रीज कर रही है। और डिक्रीज कहां तक कर रही है? 0 तक, निगेटिव में नहीं जा रही है। क्यों नहीं निगेटिव में जा रही है? क्योंकि यहाँ पे n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 तक जा सकती है, लेकिन जो 0 है वो समटाइम्स पॉजिटिव में भी काउंट होती है और समटाइम्स निगेटिव में भी काउंट होती है। इसलिए जो जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन है वो 0 तक जा सकता है। तो यानी इसमें जो पावर होंगे, जो एक्सपोनेंट होंगे, वो कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके n तक, है ना। लेकिन जब हम किसी भी इक्वेशन को अरेंज्ड करके लिखते हैं तो जो हायर पावर होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, है ना। उसके बाद उससे लोअर पावर, उसके बाद उससे लोअर पावर, उसके बाद उससे लोअर पावर, है ना। तो इस तरह से अगर जनरल पॉलिनोमियल फंक्शंस को अरेंज करके लिखा जाएगा, यानी कि उसकी डेफिनेशन को अगर हम बताने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से होगा? इस तरीके से, यानी x का पावर n है, उसके बाद n-1 है, इसके बाद n-2 है, इसके बाद n-3 होगा, उसके बाद n-4 होगा और जाते जाते कहां तक जाएंगे? पावर 3, फिर उसके बाद पावर 2, फिर उसके बाद पावर 1, फिर उसके बाद पावर 0। तो देखिए कंटिन्यूअसली उसी तरह से है ना। और जो हमारा वेरिएबल्स है उसके जो पावर्स है उसके साथ, यानी जो वेरिएबल्स की पावर, वो जो टर्म्स हो गए उसके साथ उसके कोएफिशिएंट में भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे जो a0, a1, a2, a3, a4 ये सब हम मान लिए हैं कंसिक्यूटिवली, जो टर्म्स है हमारा उसी का कोएफिशिएंट है। और ये जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर ही हो सकता है, रियल नंबर के अलावे दूसरा नहीं हो सकता है ना। अगर दूसरा हो गया तो ये जो जनरल पॉलिनोमियल फंक्शंस है उसको वो डिफाइन नहीं करेंगे। क्लियर है? तो जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन क्लियर है कि अ फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इज नोन एज जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ nth डिग्री। क्लियर है? तो अब तो आपको अलजेब्राइक फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो इसके बेसिस पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन से रेशनल होगा और कौन से इरेशनल होगा। ठीक है? तो अब चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस है इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब आगे हम पढ़ते हैं जैसे कांस्टेंट फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, दीज ऑल आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम दिस जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। तो अब देखिए ये सारे जो स्पेशल केस के जो फंक्शन है वो यहां से कैसे डिराइव किया गया है, अब जरा हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है? इसमें हम सबसे पहले लेते हैं केस 1। अब देखिए अगर हम इसके केस को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके केस में हम क्या चीज को डिस्कस करेंगे? इसके जो पावर्स है वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जो पावर्स n है अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इफ n इक्वल टू 0, तो जब n इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो हमारा y इक्वल टू fx है ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब a0 और n का वैल्यू 0,
इसका मतलब देखिए लास्ट टर्म क्या है, an(x)⁻0। इसका मतलब है कि जो पावर जो हमको डिडक्ट करना है और डिडक्ट करते करते कहां तक जाना है, 0 तक। लेकिन अगर फर्स्ट डे में 0 आ गया तो क्या हम डिडक्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं, तब हम डिडक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उसके बाद अगर हम इंटीग्रल में पावर को डिडक्ट करते हैं तो निगेटिव में चला जाएगा, और निगेटिव में चला जाएगा तो जनरल पॉलिनोमियल फंक्शंस के जो प्रॉपर्टीज है, जो इसका डेफिनेशन है, वही चेंज हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म पे रह गया, दैट इज a0 है ना। और हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़े हैं कि अगर किसी भी टर्म के पावर 0 हो तब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये भी चीज ध्यान पे रखिएगा, अगर 0 का पावर 0 हुआ तब 1 नहीं होता है, इंफिनिटी का पावर 0 हुआ तब 1 नहीं होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बस ये जानते हैं कि यहाँ पे जो x है वो कोई भी फाइनाइट वैल्यूज होंगे, और फाइनाइट वैल्यू में एक्सेप्ट 0, तब अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, a0 और इंटू x⁻0 उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a0 ही होगा। अब जो a0 है, मैंने पहले ही कहा है यहाँ पे कि ये सारे किसको बिलोंग्स करेंगे, रियल नंबर को। ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा ना, तो इसको हम मान लेते हैं कि यानी कोई भी कांस्टेंट। तब आपको देखिए इंप्लाइज दैट यहां से क्या आ गया, y इक्वल टू f(x) इक्वल टू k। अब यहां पे ये कौन से फंक्शन आ गया, कांस्टेंट फंक्शन। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये कांस्टेंट फंक्शन क्लियर है। तो अब अगर पूछेंगे आपसे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो अब आप उसका डेफिनेशन इस तरीके से भी दे सकते हैं कि अ फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ f(x) इज इक्वल टू k, देन दैट फंक्शन इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। और दूसरा डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं कि अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे x का पावर कितना था, 0, तो इसका मतलब 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो बताइए ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन का स्पेशल केस है ना, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो देखिए जब f(x) इज इक्वल टू k है और y इक्वल टू k है, ठीक है ना, तब यहाँ पे इसका जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे अगर 2D में, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों में है और y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब 2D में ग्राफ ड्रॉ होगा। 2D में जब ग्राफ ड्रॉ होगा तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इसका ऑलवेज ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, क्लियर है। और जब स्ट्रेट लाइन होगा तो यहाँ पे देखिए इसके 2 केस आ सकते हैं, ठीक है ना, इसके 2 केस आ सकते हैं। और वो 2 केस क्या आ सकता है, फर्स्ट आ सकता है कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और सेकेंड आ सकता है कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो रहा है या y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो रहा है, तब दोनों केस में भी आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्लियर है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर x इज इक्वल टू k है तब इसका जो ग्राफ हो जाएगा ये हो जाएगा आपको पैरेलल टू y एक्सिस, क्लियर है। और अगर y इक्वल टू k है तब जो इसका ग्राफ हो जाएगा ये हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, क्लियर है। अब देखिए अगर आप इसका ग्राफ से देखेंगे तो ग्राफ देखिए आपका कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये आ जाएगा आपका x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका x डैश, ये आ जाएगा y एक्सिस और ये आ जाएगा y डैश, क्लियर है। अब जब x इज इक्वल टू k, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज k, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा k, तो ये आपको आ गया x इक्वल टू k और ये पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए जब x इज इक्वल टू k है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में पैरेलल टू y एक्सिस, ये उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। x इज इक्वल टू k तो y के पैरेलल और y इक्वल टू k तो x के पैरेलल,
ये चीजें क्लियर है। अब इसी तरह से देखिए अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका x हो जाएगा, ये हो जाएगा x डैश, और ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, और ये हो जाएगा y डैश, और ये हो जाएगा ओरिजिन। क्लियर है। तो अब देखिए आपको दिया y इक्वल टू के, तो यानी अब y एक्सिस पे वैल्यू जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं के, तब देखिए ये जो ग्राफ आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा y इक्वल टू के का। तो अब आपको यहां से क्लियर है, ग्राफ से देखिए जब y इक्वल टू के, तो पैरेलल टू x एक्सिस है। क्लियर है ना, तो पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि आगे जब भी हम फंक्शन को यूज करेंगे तो इस सभी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल हमारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्रिस्टल क्लियर है तो कंपटीशन सेक्शन में आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे यही चीजें हैं जो आपके माइंड को क्रिएटिव करेगा, और उसमें माइंड क्रिएटिव का ही जरूरत है मेरे दोस्त। इसलिए ध्यान रखिएगा कि माइंड को जितना से जितना ज्यादा सोच सकते हैं, जितना क्रिएटिव कर सकते हैं, आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, बट कंपटीशन पे ज्यादा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इस दोनों ग्राफ में अगर वह x इज इक्वल टू के है तो इसके ग्राफ में ओरिजिन से k यूनिट पे है, तो इसका डिस्टेंस भी हमें पता चल रहा है कि ये y एक्सिस से k यूनिट पर है, और ये अगर y इक्वल टू के है तो इसमें भी x से k यूनिट पर ही है। तो ये चीजें क्लियर है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं और अब इसका केस 2 लेते हैं, और केस 2 में हम ये जानते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 1 हो गया, इफ n इज इक्वल टू 1, तब क्या होंगे। ठीक है, तो तब देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब पहले इसको मिटा लेते हैं जो फर्स्ट केस था, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, जो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन तो वही है जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। और उस जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर n का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसमें से कितना टर्म बच जाएगा बताइए। एक बार तो हम डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये आ जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए नोट इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 और प्लस a1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। क्योंकि मैंने क्या कहा, हमको कहां तक जाना है, 0 तक जाना है। तो 1 है, तो 1 में से एक स्टेप तो हम घटा ही सकते हैं ना, तब 0 पे पहुंच जाएंगे। और 0 पे जैसे ही गए तो हमको इसके लिए डेस्टिनेशन मिल गई, हमको वहीं पे रुक जाना है। क्लियर है ना। तो अब यहां पर भी देखिए कि अगर जो ए नोट है इसको हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, और जो A1 है अगर इसको हम मान लेते हैं B। क्लियर है। तब देखिए हमारा जो y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा ax प्लस b। अब देखिए इसका फॉर्म देख के आपको कुछ याद आया, बिल्कुल याद आया होगा। किसका, लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हम पढ़े थे कि इक्वेशन हुई थी इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो सिमिलर मैनर यहाँ पर देख लीजिए कि अब यहाँ पे ये आ चुका है आपका लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, तो अ फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहाँ पे a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, कि अगर यहाँ पे a इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब ये टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगी, और जब ये टर्म वैनिश हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू b, और b क्या है कांस्टेंट। तो ये चेंज हो जाएगा हमारा फर्स्ट केस में, और फर्स्ट केस हमारा क्या था कांस्टेंट फंक्शन, तब वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें भी ये जो लीनियर फंक्शन है इसी को हम क्या कह सकते हैं, जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 1 डिग्री, बिकॉज हेयर डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। क्लियर है ना।
तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यहां पर भी देखिए हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था और 11th क्लास में अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो जो भी लीनियर इक्वेशंस था तो याद करिए वहां पे उसका ग्राफ कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन। तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, है ना। तो अगर इसका भी अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। और जब ये स्ट्रेट लाइन होंगे तो स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट पोजीशंस होंगे, है ना। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि ax प्लस बी है, इसका जनरल ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y एक्सिस और ये हो गया y डैश और ये हो गया हमारा ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये आपको ग्राफ आ गया किसका, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। यहां पे हम मान लेते हैं ये ग्राफ आ गया आपको y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का, क्लियर है। अब आप यहां पे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्राफ आया कैसे। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आपने 10th क्लास में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो क्या वहां पर उसका ग्राफ बनाए थे, बिल्कुल बनाए थे। कैसे बनाए थे, तो x और y का वैल्यू लेके यानी टेबल लेके, है ना। एक टेबल बनाते थे जिसमें x की वैल्यू लिखते थे, फिर y का वैल्यू लिखते थे, फिर उससे आप 2 पॉइंट लाते थे और 2 पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे जो भी आपको फंक्शंस दिए हुए होंगे उस फंक्शन को आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे किस चैप्टर में, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे तो वहां पे एक चैप्टर ही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। तो वहां पर हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि उसमें जो कुछ फॉर्म्स है उसका मैं आपको नेम बता दे रहा हूं और आपको ये सजेस्ट करता हूं कि उस चैप्टर पे जाके और एक बार सभी का नेम के साथ उसको देखिए और कौन से किस फॉर्म में है और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है। अगर इस तरह से अभी अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो फिर वहां पे भी आपको आसान रहेगा और फंक्शन में तो आसान रहेगा ही रहेगा, क्लियर है। तो उसमें जो हम लोग सबसे पहला फॉर्म पढ़ते हैं, अब जैसे यहाँ पे देखिए y इक्वल टू अगर ए एक्स प्लस बी है तो अगर a को हम चेंज कर देते हैं m से, और m का मतलब होता है स्लोप, है ना। और ये b को अगर हम चेंज कर दे c से तो c को वहां पे बोलते हैं y इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्लियर है। तो अब आप थोड़ा नाम याद रख लीजिए। तो पहला जो है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसका दूसरा जो है वो हो जाता है जनरल फॉर्म, फिर से जो तीसरा है वो हो जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसके बाद जो फोर्थ है वो होता है 2 पॉइंट फॉर्म, फिर से अगला जो है वो होता है नॉर्मल फॉर्म, फिर से अगला जो है वो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम टोटल 6 फॉर्म्स में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से अभी आप क्या कीजिएगा, जब तक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं तब तक के लिए अगर आपको कोई भी लीनियर फंक्शन आ रहा है और उसका अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करनी है तो आप उसको कैसे करेंगे, इस तरह से आपने 10th क्लास में किया था। एक प्रोसीजर तो आपके पास है और इसको डिटेल में हम उस समय पढ़ लेंगे जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे तब तो वहां पे इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, क्लियर है। तो अभी आपको बस इतना तो पता चल गया कि जब केस 2 लेते हैं n इज इक्वल टू 1 तो जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन से ही इसको भी डिराइव किया गया है, क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब इसका लेते हैं केस 3, ठीक है। अब आगे किस पे बढ़ रहे हैं, केस 3। तो अब तो जब केस 1 और केस 2 जब डिस्कस किए हुए हैं तब तो आपके माइंड में बिल्कुल आ गया होगा कि जो केस 3 है, केस 3 में हम क्या करने वाले हैं, जरा सोचिए। उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे केस 3 में, जब केस 1 में x की जो पावर्स है यानी कि n,
तो केस 1 में हम n इज इक्वल टू 0 लिए थे, केस 2 में n इज इक्वल टू 1 लिए, तो केस 3 में क्या करेंगे, केस 3, तो इसमें हम मान लेते हैं इफ n इक्वल टू 2, क्योंकि हम 1 तक ले चुके हैं, है ना। तो अब देखिए इसी जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए ए नॉट इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, फिर से प्लस ए 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 हो जाएगा, फिर से प्लस ए 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। इस तरह से आएगा ना, क्योंकि हमें 0 तक जाना है। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म ये, सेकेंड और ये थर्ड, 3 ही टर्म में हमको जानना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ए नॉट ए 1 ए 2, इसी तरह से यहाँ पे हम लिए हैं ए नॉट ए 1 ए 2, है ना। और यहाँ पे जब 2 से स्टार्ट किए तो 2 1 0, यानी हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जानना है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर भी देखिए, अगर जो ए नोट है इसको अगर हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, फिर से जो A1 है इसको अगर हम मान लेते हैं B, ठीक है, और यहाँ पे जो A2 है इसको अगर हम मान लेते हैं C, ठीक है, तब जो यहां से हमारा जो फंक्शन है केस 3 का, वो देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, अब यहां से देखिए ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तब ये प्लस ये आ जाएगा आपको बी एक्स, और प्लस ये आ जाएगा आपको सी। अब तो फॉर्म देख के याद आ गया होगा, क्या याद आया कि ये जो फंक्शन है ये कौन से फंक्शन होंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसी को समटाइम्स हम लोग बोलते हैं स्क्वायर्ड फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्क्वायर्ड फंक्शन। तो यहां तक क्लियर है। तो अब अगर आपको ये डिफाइन करना हो कि स्क्वायर्ड फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, तब हम लोग ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि अ फंक्शन which is in the form of y equal to fx equal to ax square plus bx plus c where a should not be equal to 0। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये टर्म यहां से वैनिश हो जाएगी, और ये जो हमारा फंक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा, लीनियर में, इसके पहले वाला केस में। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए, तो अब यहां पे देखिए स्क्वायर्ड फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन हम जान चुके हैं। अब इसी को दूसरे नेम से पॉलिनोमियल फंक्शन के टर्म में भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 2 डिग्री, या ये भी कह सकते हैं जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री। इज इट क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम, नो, ओके। तो अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। इसको हम ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकल व्यू इसका देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या होता है। तो अब देखिए, अभी तक जो आपने पढ़ा है तो वो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो वहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है ना। लेकिन वहां पे आप याद करिए, आपने क्या सा ग्राफ पढ़ा, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो ग्राफ का जो नेचर है वो ब्रीफली हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है ना। और इसको स्टैंडर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं, और इसको डिटेल्ड में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और वो अलजेब्रा के पार्ट में। तो जब हम लोग आगे अलजेब्रा पढ़ेंगे और अलजेब्रा में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आएंगे तब हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि ये जो फंक्शंस है इसके ग्राफ्स क्या होते हैं, इसके जीरोज क्या होते हैं, इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स और कोएफिशिएंट में रिलेशंस क्या है, और उस पर डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और उसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हम जानते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में।
तो अगर देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो जो ओरिजिन से पास करेगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। किसी अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करेंगे तो जो ओरिजिन से पास करेगा वो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। या जब क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है इसका देखिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो ग्राफिकल व्यू होगा, ये होता है पैराबोलिक। क्या होता है? पैराबोलिक। और जो पैराबोलिक पाथ होता है वो कौन सा पाथ होता है? अगर आप किसी भी स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो थ्रो करने के बाद जहां से आपने थ्रो किया और वो जहां पे जाके गिरा तो अब आप उसके पाथ को देखते रहिए। किसके पाथ को? तो जिस स्टोन को आपने थ्रो किया और उस स्टोन को थ्रो करेंगे तो देखिए वो इस तरह से इस तरह से इस तरह से आएगा। अब उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो उसमें याद करिए कि जब आप किसी स्टोन को थ्रो करते हो तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाती है ना, और उसके बाद वो नीचे आ जाती है। तो जो मैक्सिमम हाइट आया वो उस पाथ का वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। और वो जो वर्टेक्स होगा वो यानी ओरिजिन पे होना चाहिए। अगर उस पाथ का वर्टेक्स अगर ओरिजिन पर है तब हम क्या कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे अगर ax² और bx+c है तो ये जो टर्म है ये ओरिजिन से डेविएट कर देता है। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसमें ये सारे नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये सारे नहीं होंगे तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? y = fx = ax²। ठीक है, तब ये 4 फॉर्म में बट जाएंगे जिसमें से पहला फॉर्म हो गया आपको y = fx = ax² और यही हो सकता है निगेटिव में भी हो। तब इसका दूसरा फॉर्म हो जाएगा आपका y = fx = -ax²। क्लियर है? अब देखिए इसका तीसरा फॉर्म आपका हो जाएगा x = f(y) = ay²। क्लियर है? क्योंकि ये x में है तो y में भी हो सकता है। क्लियर? अब जो फोर्थ है ये हमारा हो जाएगा x = f(y) - ay²। क्लियर है? अब देखिए अब इस सब का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावे भी इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे ये जनरल फॉर्म कह सकते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे फॉर्म होता है पैराबोला का, तो ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सेक्शन है, एक चैप्टर्स है कोनिक सेक्शन का, है ना। तो कोनिक सेक्शन में सबसे पहले हम सर्कल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग यही पैराबोला पढ़ेंगे। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स के कोनिक सेक्शन पे आएंगे तब हम लोग इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे, है ना। अभी सिर्फ स्टैंडर्ड जानते हैं, वो भी इसलिए इसका ग्राफ आपको अगर माइंड में है तो जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फंक्शन पे तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए जब ax² तो ध्यान रखिएगा जब x का स्क्वायर तब वो y एक्सिस पे होगा और जो y का स्क्वायर तब वो x एक्सिस पे पैराबोला होगा। और पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे होगा। ठीक है ना। तो पहले देखिए इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो अब अगर आप फर्स्ट को ड्रॉ करेंगे इसका देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको ऊपर आ जाएगा पैराबोला। अब ये आपका x एक्सिस है, ये हो गया आपको x डैश, ये आ जाएगा आपका y एक्सिस और ये आ जाएगा आपको y डैश और ये हो गया ओरिजिन। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका इस तरह से कुछ बन जाएगा ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की तरफ बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला।
अपवर्ड पैराबोला। क्लियर है? तो अब इसमें देखिए जो अपवर्ड पैराबोला है इसका वर्टेक्स क्या यही है और वो ओरिजिन पे है ना। तो अब आप याद रखिएगा कि अगर हमारे पास रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एक्स स्क्वायर, तब इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा और ये अपवर्ड पैराबोला होगा। क्लियर? अब देखिए इसका जस्ट उल्टा, अगर हम सेकेंड केस को लेंगे तो इसका ग्राफ आपको इस तरह से बन जाएगा, ये नीचे की तरफ बन जाएगा। क्लियर है? और नीचे की तरफ बन जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। अब यहां पर भी देखिए ये जो है आपका ओरिजिन पे है ना इसका वर्टेक्स, तो स्टैंडर्ड का होना ही है। तो ये किसका ग्राफ आ गया, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। और जब ये नीचे की तरफ होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये चीजें क्लियर है। अब देखिए अब इसी तरह से x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, तब देखिए इसका ग्राफ क्या हो जाएगा। अब ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर y का स्क्वायर है तो x एक्सिस पे पैराबोला होगा, और जब प्लस रहेगा तो राइट साइड और माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, आपको इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अभी भी इसका जो वर्टेक्स है वो कहां पे हो जाएगा, आपका ओरिजिन पे। तो ये आ गया y एक्सिस, ये हो गया आपको y डैश और ये हो गया आपको ओरिजिन। क्लियर है? तो जो हमारा थर्ड है उसका ग्राफ आपको इस तरह से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी में, और आपको ग्राफ बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर ग्राफ बिल्कुल याद नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन को शॉर्ट लॉजिक नहीं समझ पाएंगे। याद रखिएगा। तो इफ यू वुड लाइक टू लर्न देयर आर सो मेनी शॉर्ट ट्रिक्स, मैजिकल ट्रिक्स, देन यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल। ओके। तो देखिए अब अगर फोर्थ की बात करेंगे तो अब इसका नेम की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट वर्ड पैराबोला। क्लियर? अब देखिए अगर फोर्थ में क्या है, निगेटिव, इसका ग्राफ देखिए किस तरह से आ जाएगा आपको, ये इस तरह से और ये इधर ओपन होगा। तो ये हो जाएगा आपको x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका x डैश, ये हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा आपका y डैश और ये हो गया ओरिजिन। क्लियर है? तो अब अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन और स्क्वायर्ड फंक्शन और जनरल पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री की बात करेंगे तब उसमें क्या होगा कि ये हमारा जनरल इक्वेशंस आ गया इन द फॉर्म ऑफ जनरल फंक्शन, है ना। और इसका जब ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला चैप्टर में डिटेल्ड में। अब इसी को हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म लिया। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो ओरिजिन से पास करता है, या इसमें जो वर्टेक्स है तो वो ओरिजिन पे होगा। इस तरह से ये चार तरह से डिवाइड हो जाएंगे और ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू दिस, फिर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू दिस, फिर x इक्वल टू एफ ऑफ y इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू एफ ऑफ y इक्वल टू दिस, राइट। और इस सभी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो लाइक दिस। इसका हो जाएगा अपवर्ड पैराबोला, इसका डाउनवर्ड पैराबोला, इसका राइटवर्ड पैराबोला और इसका लेफ्टवर्ड पैराबोला। तो ये चीजें क्लियर है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और इससे आगे अब किस पे जाएंगे, केस 4 पर। तो अब तो आप केस 4 डायरेक्टली समझ गए होंगे। तो केस 4 में हमें क्या करना है जरा बताइए। तो केस 4 में अब हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू कितना लेंगे, 3। n का वैल्यू कितना लेंगे, 3, ठीक है ना। तो अब देखिए केस 4 में जब n का वैल्यू 3 लेंगे तो कितने डिग्री का इक्वेशन हो जाएगा, 3 डिग्री का। और 3 डिग्री के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम फंक्शन में ले रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक फंक्शन। क्लियर है? तो अब यहां पे देखिए अब हम ले रहे हैं केस 4 और यहां पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है।
तो अब यहाँ पे देखिए तब हमारा जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए नोट इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस ए 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस ए 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 और प्लस ए 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। तब क्या यही आएगा? क्लियर है। अब यहां पर भी देखिए कि जो ए नोट है अगर इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है, और यहां पे जो A1 है इसको मान लेते हैं B, ठीक है, और जो A2 है इसको मान लेते हैं C, ठीक है, और जो A3 है इसको मान लेते हैं D, ठीक है। तब जो हमारा यहां से जो फंक्शन आ जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स, ये कौन सा आ जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर है। तो अब देखिए इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि जो a होगा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसमें भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म इसमें से वैनिश हो जाएंगे और ये जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन था उसमें ये चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहां पे देखिए कि ये भी जो फंक्शंस है इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर है। अब जब ये जनरल है तो इसका भी स्पेशल होगा। अब देखिए इस फंक्शन का भी जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम फिर से आगे पढ़ेंगे और वो किसमें पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। तो अलजेब्रा के अंदर ही एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो जब हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आएंगे तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन को, और इसी को बोल सकते हैं कि जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 3 डिग्री और जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 3rd डिग्री। क्लियर है। तो यहां पर भी हम अब चलते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे। अगर यहां पर भी इसके अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया तो उसमें पास कहां से करना चाहिए, ओरिजिन से, और ओरिजिन से पास करने के लिए कोई भी कांस्टेंट टर्म इसके प्लस में या माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्लस या माइनस में कोई भी कांस्टेंट टर्म हुआ या कोई भी दूसरा टर्म हुआ तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगा, तब वो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। क्लियर है ये चीजें। तो अब इसका भी देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब जैसे हम लोग पहले का नेम दिए थे, अगर 2nd डिग्री का था तो उसको बोल दिए थे कि इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक नेचर का होगा। उस तरह से यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि क्यूबिक नेचर का है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्यूबिक फंक्शन है। तो क्यूबिक फंक्शन है तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसका नेचर क्या हो जाएगा, क्यूबिक। इज इट क्लियर। तो चलिए अब अगर इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करनी है तो आप फिर से आपको बोलेंगे कि जब तक हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन नहीं पढ़ लेते हैं तब तक अगर आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो आप 10th वाले मेथड पे जाएंगे। और 10th वाला मेथड हमारा कौन सा था, एक्स और वाई का टेबल बना के वैल्यू लेके। तो अगर वहां पे टेबल बनाते हो आप, उसका वैल्यू लेते हो, तो वैल्यू लेने के बाद अगर फ्री हैंड से उसको मिलाते हो तो देखो वो कर्व कैसा बन जाएगा, वो पाथ कैसा बन जाएगा। तो इसका जो पाथ बन जाएगा आपको वो लाइक दिस, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका एक्स डैश,
ये हो जाएगा आपको y एक्सिस, और ये हो जाएगा y डैश, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, नहीं ना। देखिए अब यहां तक में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है उसका फर्स्ट टाइप, अभी तक हम लोग एक ही टाइप का पढ़े हैं, याद रखिएगा, और वो कौन सा था, अलजेब्राइक फंक्शन। और अलजेब्राइक फंक्शन को ही फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन। और जो रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन है, इस दोनों को चेक करने की जो क्राइटेरिया होती है वो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का। इसलिए हमने पढ़ा पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन जब पढ़े तो उसी के कुछ स्पेशल केस को हमने डिस्कस किया, और स्पेशल केस में यहाँ पे हमने 4 केस को डिस्कस किया। और वो 4 केस क्या था कि जब n इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, है ना। आप देखिए, आप कहेंगे कि इससे ज्यादा भी तो हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, लेकिन जब n का वैल्यू 4 ले लीजिए, n का वैल्यू 5 ले लीजिए, n का वैल्यू 6 ले लीजिए, तो ये सब आपको डिफरेंट ऑर्डर का, है ना, डिफरेंट डिग्री का आपको जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन आता जाएगा। तो जो हमारा सिलेबस है वो इसी में कवर अप हो जाती है, ठीक है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल तक में ही हमारा सिलेबस कवर अप हो जाती है। इसलिए फिलहाल जो है पॉलिनोमियल फंक्शन के स्पेशल केस को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज का क्लास भी यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।